किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, सर्दी का मौसम है, तो इस सर्दी के मौसम में हमने अपने परिवार का तो ध्यान रखना है, साथ में अपने पशुधन का भी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि किसान भाइयों खातर तो उनका पशुधन बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनका भी जो गुजर बसर है वो अपने पशुओं पर है। तो सर्दी के मौसम में हमने अपने पशुओं का ध्यान किस तरह रखना है, तो इस बारे में हमने बातचीत की डॉक्टर अमित कुमार से। और किस तरह हमने अपने पशुओं का ध्यान रखना है तो ना भाइयों तक भी सुनाओ भेंट वार्ता, तो आओ सुनो यह भेंट वार्ता। सर्दी के दिनों में पशुओं की देखभाल किस तरह करें। सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अमित कुमार जी को। आप पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय किरमच में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसा एक विषय है कार्यक्रम का कि सर्दियों के मौसम में हम पशुओं की देखभाल किस तरह करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं या जो पशुपालक भाई हैं वो उनके पास जो है दुधारू पशु है या दूसरे पशु हैं, तो सर्दी के मौसम में हम अपने पशुओं का जो रख रखाव है या उनका जो बाड़ा है, रहने की जगह है, उसका हम किन किन बातों में ध्यान रखें। बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तर भारत में, खासकर हरियाणा में जो पूरा वर्ष है वो 3 भागों में बांट सकते हैं, सर्दियाँ, गर्मी और बारिश का मौसम। और जो सर्दियों का मौसम है मेनली हम आजकल उसको नवंबर में उसकी स्टार्टिंग कह सकते हैं कि ये नवंबर में ही सर्दियों का मौसम जो है स्टार्ट होता है। जी डॉक्टर साहब। उसमें जो सबसे पहले जो उनके रहने का स्थान है जी, उसको हमें डायरेक्ट हवा, सीधी हवा के कांटेक्ट में पशुओं को आने से बचाना है। जी, उसके लिए हम प्लास्टिक के या जो हमारे घर में जो बोरियां या कट्टे हैं जी, उनका तिरपाल बना के उनकी एक ओट बना दें, जिससे डायरेक्ट हवा जो है वो पशु के शरीर पे ना लगे। इनकी जो खिड़की दरवाजे हैं उनका भी उन पे भी हम टाट लगा सकते हैं। जो भी खुला स्थान है जहाँ से सीधी हवा आके पशुओं के शरीर पर लग सकती है, उन स्थानों को हम बंद कर दें। जी। दूसरा जो है इनका जो फर्श है जहाँ पे बैठते हैं उस पे कोशिश करें कि वो सूखा रहे, साफ रहे, और जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है वो ना रहे। जी। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब सर्दी पीक पे है तो हम वाटरलेस क्लीनिंग करें, बिना पानी के हम साफ सफाई करें, झाड़ू मार के या उससे करके, क्योंकि पानी से अगर उसकी क्लीनिंग करेंगे तो वो ठंडा रह जाएगा और पशु उस पर बैठेगा तो उसको टेम्परेचर उसका कई घंटे उसको सूखने में लग जाएंगे तो टाइम लगेगा। और उसको सूखा रखने के लिए हम जैसे छोटा पतला कटा हुआ घास, जी, जो पराली है या भूस है, तूड़ी है, या कोई पेड़ पत्तों की टहनियां जिनको हम सुखा सकते हैं, उनको काट के बारीक काट के उनकी बेडिंग का हम बना सकते हैं, बिछोना बना दे उसका, ताकि पशु उस पर बैठ जाए। जी। और दिन के समय में जिस दिन सूरज की रोशनी है उस दिन हम पर्दों को थोड़ा ऊपर करते हैं, ताकि जहां जहां पे नमी बनी हुई है उसके रहने के स्थान पे वो नमी जो है वो सूख जाए। जी डॉक्टर साहब। जी। और जो हमारे पशु हैं उनको भी हम फिर धूप में, अगर धूप आए तो बाहर धूप में उनको, अगर जिस दिन धूप है उस दिन हम उनको बाहर बांध सकते हैं, वरना जिस दिन धूप नहीं है उस दिन जो हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, जिसके कांटेक्ट में आने से पशुओं को जो ठंड लगने का खतरा पूरा बना रहता है। जी डॉक्टर साहब। और किसान भाई एक गलती करते हैं कई बार, उनके जो जहां उनके पशुओं के बांधने का स्थान है वहां पे वो गर्म करने के लिए उपले जला के जलते जलते उपलों को वहां पे लेके आ जाते हैं। जी। जिससे क्या है वो धुआं जो है वो उसके जो रहने के स्थान पे धुआं इकट्ठा हो जाता है, जिससे निमोनिया और सांस की जो बहुत गंभीर बीमारियां हैं, घुटन होने की वजह से। इसके लिए आप ये करें कि पहले आग बाहर जला लें, जब तक उसका धुआं
निकल रहा है उसको बाहर रखें, और जब आग पक जाए हाँ, तब आप उसको जी, और उसकी आप अपनी निगरानी में ही रखें, क्योंकि उससे फिर आग लगने का भी खतरा बना रहता है, या फिर पशु भी उसकी खाल जल जाए, कुछ ऐसा। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं इस मौसम में आम सुनने को आती हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि भाई ना पशुओं को हमें उनका रख रखाव किस तरह रखना है, किस तरह हमने उनको हवा से बचा के रखना है, और उनका जो बैठने की जगह है उसको भी सूखा रखना है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में उनके खान पान है, जो उनका आहार है या उनका जो पानी है, उसका हमने किस तरह ध्यान रखना है? एक तो पानी के बारे में सबसे अच्छा जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा जी, कि ताजा पानी, जी डॉक्टर साहब, ताजा पानी हर समय उपलब्ध रहना चाहिए जानवर के पास पीने के लिए। एक तो सर्दियों में जो जानवर की टेंडेंसी है पानी पीने की वो कम हो जाती है, खासकर छोटे बच्चों में जी। अगर हम गुनगुना पानी उनको नहीं देंगे तो वो छोटे बच्चे ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीते हैं जी, जिसकी वजह से उनको पेशाब बंदे की समस्या भी बहुत सकती है। हरियाणा के, दक्षिणी हरियाणा के जो जिले हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, इन जिलों में जो पेशाब का बंदा है जो कटड़ों में और बछड़ों में, वो बहुत कॉमन है जी। और सर्दियों में पशु को अपना शरीर गर्म बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। बिल्कुल, एक स्टडी के अनुसार लगभग 20% ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जानवरों को अपने प्रोडक्शन और दूसरा लेवल बनाए रखने के लिए सर्दियों में, सर्दी के मौसम। और सर्दियों में हमें धीरे धीरे पचने वाला घास जो धीमे धीमे पचे जी, वो हमें देना चाहिए, ताकि, और एक जो खाने का जो समय है उसको हम थोड़ा सा शाम की तरफ लेके जाएं जी। कोई अगर कोई पशु को 5 बजे या 4 बजे चारा देता है तो हम उसको धीरे धीरे करके 5:30 या 6 बजे की तरफ लेके जाएं जी, ताकि वो अंदर आके खाना खाए, और खाना खाते खाते उसको जो एनर्जी मिल रही है उससे उसका शरीर गर्म रहे। और एक किसान भाइयों को एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जो भी आप खाने में परिवर्तन करें जी, वो धीरे धीरे करें। हाँ, इनकी बदलाव वो आराम आराम से हो। हाँ, एकदम अगर बदलाव करोगे तो उसमें वो पाचन संबंधी रोग होने की संभावना रहती है जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये जो है आपने कहा भी खान पान का जो है थोड़ा सा ध्यान हमने रखना है सर्दी के मौसम में, और पानी भी उनको ताजा देना है। इसके अलावा एक और जो है कई बार प्रश्न है, कई बार हम कह भी देंगे संतुलित आहार देना है पशुओं को, तो कई बार तो हमारे जो पशुपालक भाई वो समझ नहीं पाते कि संतुलित आहार में कौन कौन से तो पोषक तत्व हैं और कितनी उसकी मात्रा रखनी है। तो एक बार आप ये भी बता दीजिए कि संतुलित आहार है क्या? देखिए, संतुलित आहार, एक आहार के जो हैं वो 3 स्तंभ होते हैं जी। सबसे पहले जो हम फीड, अनाज जिसको फीड कहते हैं, वो खिलाते हैं जी, ठीक है। दूसरा हरा चारा, तीसरा सूखा चारा जी। हरा चारा, सूखे चारे के बारे में किसान बेहतर जानते हैं, जो उनके पास अवेलेबल है सीजन के हिसाब से वो उनको खिलाते हैं जी। मेन जो है वो फीड के बारे में कि हम अपना घर का बनाया हुआ दाना कैसे बना सकते हैं, उसको जो मेनली उसको अगर हम घर पे बनाना चाहें तो लगभग हम 40 से 45% हम उसमें अनाज रख सकते हैं, जैसे मक्का है, गेहूं है, या चावल है, चावल का टूटा हुआ जो है, टूटा चावल भी आ सकता है। 40 से 45% एनर्जी के लिए जो ताकत के लिए रखेंगे वो अनाज रखेंगे जी। और फिर उसमें 30 से 35% हम रख सकते हैं खड़ जी। वो मूंगफली की भी हो सकती है, सरसों की भी हो सकती है, बिनोले की भी हो सकती है। वो क्या है, वो खाने में जो प्रोटीन का जो पोर्शन है जी, उसको कवर करती है जी। डॉक्टर साहब, और फाइबर कंटेंट बढ़ाने के लिए जो कम लागत का हम एक चीज जैसे चोकर, हाँ, मिल वगैरह में मिल सकता है, या जो आटा चक्कियां लगी हुई हैं जिन पे, वो हम 20 से 25% हम उसको एक संतुलित भोजन में 20 से 25% अगर डाल देंगे जी, तो चोकर जो फाइबर का जो काम है वो करेगा, वो पूरा करेगा। और लगभग 2% जो हम वो एक कोई भी अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर जी, क्योंकि अगर जमीन में किसी मिनरल की कमी है तो वो अनाज में भी आएगी बिल्कुल। और एक मिनरल्स का परफेक्ट बैलेंस चाहिए किसान को, और 1% हम उसमें नमक डाल सकते हैं जी। तो मोटा मोटा कहें तो 40% अनाज, 30% हम उसमें खड़, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर और 1% साल्ट। इस तरह से किसान भाई जो हैं वो घर में भी अपना राशन को बना सकते हैं, और जो बाजार में जो महंगे रेट पे मिल रहे हैं, बने बनाए जो मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी और उनका जो रेट है वो काफी महंगा पड़ता है, और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो हमारे जो पशुधन है उसमें जो छोटे बछड़ों और कटड़े हैं उनका भी हमने रख रखाव करना, क्योंकि वो थोड़े से बच्चे हैं तो ज्यादा सेंसिटिव भी है, तो उनका हम किस तरह ध्यान रखें? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं 3 हफ्ते से, उनको खास ध्यान की आवश्यकता है। 3 हफ्ते के बाद 21 दिन के बाद वो अपनी उनकी बॉडी का टेम्परेचर वो खुद मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा छोटा है हाँ, तो हमें उसको बोरी का बना हुआ कोई
कवर बना दें हम उसका, जिससे वो जो उसके शरीर पे डायरेक्ट हवा ना लगे। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो खीस, जी डॉक्टर साहब, जिसको अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम कहते हैं, हाँ। वो फीडिंग जरूर करवाएं जी। और अगर हम जितना दूध और सीजन में छोड़ते हैं, हाँ। तो सर्दी के सीजन में थोड़ी सी दूध की मात्रा उसको ज्यादा दें। जी। और हम उसको एनर्जी के लिए हम उसको तेल भी दे सकते हैं, जिससे उसके शरीर में ताकत बनी रहे और वो अपने आप को सर्दी के मौसम से सरसों का तेल। सरसों का तेल कितनी मात्रा डॉक्टर साहब इसमें दें? 100 से 150 ml तक हम उसको डेली 2 भागों में बांट के आराम से दे सकते हैं, जिससे उसका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है जी, और उसको ताकत मिलती रहती है। और कई बार जो है छोटे बछड़ों जो कटड़ू उनके उसमें जो है जून हो जाए कि उनमें कीड़े भी हो जाए पेट में, तो उसके लिए भी जो कटड़ू और बछड़ू के आप बता रहे हैं, जून किसी में नहीं, सब में होती है वो माँ के दूध से आती है, मिट्टी से आती है। उसके लिए आप जब भी छोटा बच्चा 15 दिन का हो जाए, हाँ जी, आप सरकारी चिकित्सालय में जाएं, अपने बच्चे के लिए जून की दवाई लेके आएं, उसको 15 दिन के बाद आप उसको दोबारा रिपीट कर दें जी, और फिर उसको 3 महीने के बाद जी डॉक्टर साहब उसको दें। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते और आप क्या नसीहत दोगे हमारे जो पशुपालक भाई हैं कि वो अपने पशुओं की देखभाल में किन और बातों का खास तौर पर ध्यान रखें? देखिए, ये जो समय है सर्दी का, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है साल का जी। अगर हमारा दूध देने वाला या प्रेग्नेंट एनिमल इसके दौरान बीमार पड़ जाता है जी, तो उसको जो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा वो भी महंगा पड़ता है, ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो पड़ेगी। दूसरा जो उत्पादन दे रहा है वो उत्पादन भी उसका कम हो जाएगा जी। लेकिन एक अच्छे वैज्ञानिक सैद्धांतिक तरीके से अगर हम उनका रहने का, खाने का और पीने का जी, 3 चीजों का जो हम अगर किसान अपने स्तर पे उनका प्रबंधन कर ले, हाँ, तो 100% वो उन अपने पशुओं को बीमारी आने से बचा सकता है। जी डॉक्टर अमित कुमार जी, आपने जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और ये तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं जानकारी की सर्दियों के दिनों में पशुओं की हम देखभाल किस तरह करें। और भाइयों, एक तरह चर्चा तिलहनी फसल सूरजमुखी की बिजाई है। किसान भाइयों, अपने हरियाणा प्रदेश में जो तिलहनी फसल है उनमें मुख्य रूप से राया और सरसों, उसके बाद सूरजमुखी एक मुख्य फसल के तौर पर हम बोए हैं। और ख़ास तौर पर अम्बाड़ा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों में तो रबी के मौसम में हम सूरजमुखी की काश्त करें। और इन जिलों में भाइयों जो खेत आलू, मटर और गन्ने की फसल लेने के बाद जो लगभग 15 जनवरी के बाद खाली पड़े हैं, तो उन खाली खेतों में जो है हम सही उसका सदुपयोग करके सूरजमुखी लगाओ। और जो अन्य किसी फसल की अपेक्षा जो सूरजमुखी है उसमें उगाने का महत्व इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाए भाइयों, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी खाद्य तेल है उनका 8% अकेला सूरजमुखी का तेल है, उसका उपयोग हमारे देश में करा जाए। लेकिन समस्या यह है कि जो सूरजमुखी हमारे देश में जो उसका तेल इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसकी खपत का 17% ही हमारे पास उपलब्ध है, बाकी 83% तो हम बाहर का आयात करें। इसलिए भाई सूरजमुखी के तेल की जो बढ़ती हुई मांग है उसको पूरा करने खातर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर सूरजमुखी की काश्त करें, बिजाई करें, तो किसान भाई जो है ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि अगर हमने उत्पादन में बढ़ोतरी करनी है और बड़े सरल तरीके से करनी है तो हमने जो है अपनी उत्पादकता बढ़ाने खातर वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। उसमें खास तौर पे एक तो उन्नत किस्म, जो उन्नत संकर किस्म है भाइयों, अधिक पैदावार के खातर सूरजमुखी की जो संकर किस्में हैं उनकी हम बुआई करें। और किस्मों का चुनाव भाई बिजाई के समय के अनुसार ही करें। और समय की जो बिजाई है यानी कि अगर हम 15 जनवरी तक 15 फरवरी के बीच में बिजाई करें तो ये सबसे उपयुक्त समय है। और अगर हम 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में सूरजमुखी की काश्त कर रहे हैं तो जो उन्नत किस्में भाइयों वो है PAC 36, KBSH 44, PCSH 234 और HSFH 848 और KBSH 1 और MSFH 8। ये जो किस्में हैं भाइयों ये सही किस्में हैं अगर हम बिजाई 15 जनवरी तक 15 फरवरी के बीच में कर रहे हैं। और ये जो संकर किस्में भाइयों बिजाई तय पकड़ने तक लगभग 100 दिन का समय ले हुए हैं। और कुछ किसान भाई तो 25 फसल जो है खेत खाली होने के बाद यानी कि जो सूरजमुखी की जो बिजाई है वो मध्य मार्च तक भी कर सका है। लेकिन ऐसे हालात में भाइयों कम समय में पकड़ने वाली हमने किस्में लगानी चाहिए ताकि मानसून की जो पहली बारिश है उसके आने से पहला फसल जो है वो पक्का तैयार हो जाए। तो अगर हम 25 बिजाई कर रहे हैं तो उसका जो उन्नत किस्में हैं भाइयों वो है PAC 1091, MSFH 17, HSFH 848,
प्रोसेन 9 और संजीन 85। तो ये हम किसमें प्रयोग में ला सकते हैं? पछेती बिजाई में। और बिजाई का जो सही समय भाइयों वो रहेगा 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच का, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है। और बीज और बिजाई की बात करें तो भाइयों प्रति इकाई पौधे की जो है उचित संख्या हमने लेने खातर लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम बीज हमने 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और बीज में भाइयों कभी कभी जो है छिटका देकर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना तो बीज का जमाव एक साथ हो पाता और ना ही जो है पौधों की पूरी संख्या ही हमने मिल पाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान हमने रखना है कि उत्पादन में हर एक पौध का बराबर का योगदान है। इसलिए भाई सूरजमुखी की बिजाई कतारों का फासला 2 फुट रखते हुए पौधे की जो पौधे से दूरी है वो 1 फुट रखें और सभी पौधों की भाइयों बढ़वार ताकि एक समान हो सके। और अगर संभव हो सके तो भाइयों जब कतारा में बीज की बिजाई 1 फुट का फासला रखते हुए एक हाथ से की जावे, जिसमें हम डिबलिंग विधि को है। और साथ ही साथ भाई देखा गया है कि ऐसा करने तक तो सिंचाई करना आसान हो जाए, साथ ही साथ जो हमारा पानी है उसकी भी बचत हो। और सूरजमुखी के बीज की भाइयों ऊपरी सतह थोड़ी सी सख्त हो है और जमाव में ज़्यादा समय लग जाए, तो इसलिए जल्दी और अधिक जमाव खातर बीज में भाइयों 4 से 6 घंटे खातर पानी में भिगो कर अगर बिजाई करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसके बाद भाइयों छाया में उसमें सुखा कर डिबलिंग करना ठीक रहेगा। और बीज की भाइयों गहराई खेत में नमी के अनुसार 3 से 5 सेंटीमीटर की रखें। और बीज में भाइयों पानी में भिगोते समय बीज का उपचार जरूर करें। और बीज का उपचार भाइयों हमने करना है 2 ग्राम बावस्टीन या फिर 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। और साथ ही भाइयों खाद की मात्रा की बात करें तो संकर जो किस्में हैं उस खातर बिजाई के समय 45 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम हमने सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ के हिसाब से डालनी है। और बाद में भाइयों पहली सिंचाई पर भी जो है 45 किलोग्राम यूरिया हमें इसमें डालना है। और इसके बाद हमने किसी खाद की इसमें डालने की जरूरत नहीं है। और एक बात का खास तौर पर हमारे किसान भाइयों ने ध्यान रखना है कि जितनी भी तेल वाली जो फसल है उनमें डीएपी खाद की बजाय अगर सिंगल सुपर फास्फेट का किसान भाई इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस खाद में भाइयों गंधक की मात्रा ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो है जो कि तिलहनी फसलों खातर बहुत जरूरी है। साथ ही सिंचाई और निराई गुड़ाई का भी हमने ध्यान रखना है। सूरजमुखी में भाइयों पहली सिंचाई बिजाई के लगभग 1 महीने के बाद करें और बाद की जितनी भी सिंचाई है वो 12 से 15 दिन के अंतराल पर हमने करनी है। यानी कि कुल मिलाकर 5 से 6 सिंचाई हमने पूरी फसल उत्पादन में करनी है। और ध्यान रखना है कि जब फूल आवे और दाने जब अपनी बढ़ोतरी करें तो उस समय हमने सिंचाई जरूर करनी है, वरना उपज पर भाइयों उल्टा असर भी पड़ सके। और खेत में भाइयों खरपतवार हमने निकाल के रहने हैं और बिजाई के 3 और 6 हफ्ते के बाद निराई गुड़ाई जरूर करें। और जब फसल पक जाए तो हमने उसकी जो कटाई करनी है तो बिजाई के लगभग 80 से 85 दिन के बाद फसल का निरीक्षण जरूर करें। और जब फूल यानी कि जो छत्ता है वो पीला पड़ जाए और पीला पड़कर नीचे की तरफ मुड़ जाए तो समझ लें कि फसल पककर तैयार हो गई है। और जो छत्ते हैं उनने काटने के 1 से 2 दिन के बाद उसमें तो दाना न अलग करके साफ करके उनका मंडीकरण जरूर करें। ये तो भाइयों करी चर्चा तिलहनी फसल सूरजमुखी की बिजाई पर। और ये बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भाइयों कृषि सुविधा ऐप पे और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे दलहनी फसल लोबिया की बिजाई पर। और जानकारी लेंगे भाइयों फलदार पौधों में सिंचाई प्रबंधन। और एक करवा भैया का मनोरंजन सुनैया रागड़ी। बोलिए सूचे ने जगा दूते कटे उठे लड़ाई करके तलवार काटते जान की सफाई कुत्ते ने छबीला
इसका मेरे तजबर वसीला, इसका मेरे तजबर वसीला। और चाचा ताऊ कदम कबीला, जगाई कर दे राम जी से, छोड़े न मेरे बाप का जमाई। नृत्य करूंगी मन की मसोची शरत करूंगी, और पूर्णवासी का व्रत करूंगी। इस छैल की लगाई कर दे राम जी, बता ईश्वर का कौन सा सच बुराई। सोच रही मैं मछली की ढाल लोचरी, ये मेरी अर्जी से राम गोचरी। वादे माता लखाई कर दे सत्यनारायण, तेरी कथा बात दूं इन मेरी ननद का भाई कर दे। बजा कर लक्ष्मी चंद के नाम ने, दोनों वक्ता सुबह शाम ने। और मेरी जाने में मेरे काम ने कह देती माई कर दे न मंगे राम, पान पिया मरती की दवाई कर दे। और भाइयों एक करा चर्चा आज की नसीहत के तहत बागों की देखभाल पर। किसान भाइयों, संतरा, माल्टा और जो नींबू के बाग लगा रखे हैं तो उसमें 750 ग्राम यूरिया प्रति पौधा फरवरी के मध्य तक जरूर डाल दें। और नए पौधों पर लगाए गए जो छप्पर हैं या जो दूसरे सप्ताह के बाद जो है उन्हें जरूर हटा दें, क्योंकि मौसम में उस टाइम तक कुछ गर्मी की शुरुआत हो जाएगी। और नींबू का जो सिल्ला और सफ़ेद मक्खी रस चूसक जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा हुआ है। इसलिए भाइयों सुरंगी कीट नए पत्तों पर टेढ़ी मेढ़ी और चमकीली लाइन बनाते हैं जिससे पत्ते पूरी तरह से मुड़ जाएं और नए फल कमज़ोर हो जाएं। साथ ही साथ भाइयों जो फल की मात्रा है वो भी कम हो जाए। इन कीटों की रोकथाम खातर भाइयों फूल खिलने से पहले जो है नया फुटाव आने पर 750 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स 25 इसी ताकत की दवाई में, या फिर 625 मिलीलीटर रोगोर 30 इसी ताकत की दवाई, या फिर भाइयों 500 मिलीलीटर
न्यूवाक्रोन या फिर मोनोसिल्स 36 WSC ताकत की दवाई ने 500 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और ऐसे भाइयों नींबू जाति के जितने भी पौधे हैं और साथ में भाइयों बाढ़ की जो झाड़ी है उन पे भी जो है छिड़काव कर दें तो ज़्यादा लाभ होगा। और छाल खाने वाली जो सुंडी है, वो जो छाल के नीचे का जो बुरदा है उसमें एक मोटी सी झिल्ली बनाकर उसके नीचे नीचे जो तने हैं और जो टहनी है उनकी छाल खानी शुरू कर दें। और साथ ही साथ भाइयों तनों में भी सुराख बढ़ाना शुरू कर दें। और इनकी रोकथाम खातिर भाइयों रुई के फोए पर दवाई लगाकर या दवाई का जो घोल है उसमें डबो कर रुई के फोए न और उसके ऊपर कोई धातु का तार लगाकर जो यहाँ पर एक कीड़ा ने सुराख कर रखे हैं उन सुराखा में या दवाई डाल दें। और उसके बाद भाइयों सुराख में गिल्ली मिट्टी से ढक दें। और 10 लीटर पानी में घोल बनाने खातिर भाइयों दवाई की मात्रा हमने रखनी है 40 ग्राम कार्बेरिल, 50 घुलनशील पाउडर या फिर 10 मिलीलीटर फेनिट्रोथियान, 50 इसी ताकत की दवाई। इसके अलावा मिट्टी का तेल, साबुन और पानी का 10% तक का घोल लेना है। यानी कि 1 लीटर मिट्टी का तेल, उसमें 100 ग्राम साबुन और 9 लीटर हमने पानी लेकर इसका सही तरह से छिड़काव करके छेद बंद कर देने हैं ताकि जो छाल खाने वाली सुंडी है उसमें हम रोक पाएँ। साथ ही भाइयों जो मोटल लीफ है, इनकी जो जस्ते की कमी है उसमें भाइयों पत्ते की जो नस है उसके दोनों ओर की जगह सफ़ेद पड़ जाए। और इसके लिए भाइयों 500 मिलीग्राम हमने प्लांटामाइसिन और 2 ग्राम हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोलकर जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी के महीने में छिड़काव करना है। यानी कि आगे आने वाला महीना फरवरी का है तो हमने इसका छिड़काव जरूर करना है। और साथ ही भाइयों टेनिमार जो रोग है उसमें पौध गलन या जो गूंद निकलने वाले जो भाग हैं उनमें कुरेद के साफ कर लें और बोर्डो पेस्ट लगावें। फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा ये दोहरावें। काट छाट के बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव जरूर करें। और सुपर कृमि भी भाई पौधों में भारी नुकसान पहुंचाता है तो उनकी रोकथाम खातिर भी हमने जो है समय समय पर ध्यान दे रहा है। तो भाई ये तो बात करी जो है नए जो बागों की देखभाल है उसमें संतरा, माल्टा, नींबू यानी कि जो खट्टे फल हैं उनकी हम देखभाल किस तरह करें। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे पीछू का कितना बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अब पहली वाली बात कहाँ? पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।